500 प्रश्न सीरीज हम शुरू कर चुके हैं जिसका सेट फर्स्ट आज होने वाला है और इस सेट के अंदर हम 25 प्रश्न आपको बताने वाले हैं। ये 25 प्रश्न संबंधित होंगे ग्रामीण परिवेश से, जो कि लेखपाल भर्ती परीक्षा के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अब दोस्तों यहाँ पर प्रश्न एक कह रहा है, जाति व्यवस्था को राम राज्य के लिए सबसे घातक किसने माना था? और 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, ज्योतिबा फूले या फिर भगत सिंह। तो बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ध्यान रखेंगे, इसका आंसर हो जाता है महात्मा गांधी। जी हाँ दोस्तों, राम राज्य अगर भारत को बनाना है तो सबसे पहले जाति व्यवस्था को खत्म करना होगा। जाति व्यवस्था में जो शोषित वर्ग है उस शोषित वर्ग को आगे बढ़ाना होगा और साथ ही साथ जो पिछड़े वर्ग हैं उन पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाना होगा। ये बात माना करते थे कौन? महात्मा गांधी। और महात्मा गांधी एक राम राज्य का सपना देखा करते थे, या भारत को राम राज्य बनाने के सपने देखे करते थे, जिसी के लिए वो हमेशा पिछड़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया करते थे। और साथ ही साथ बच्चे ध्यान रखें कि वो चाहते थे कि भारत के अंदर कोई भी व्यक्ति शोषित ना रहे, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना रहे जो अपने आप को निम्न महसूस करे। क्या महसूस करे? निम्न महसूस करे। ये बात आपको समझ में आई है? चलिए, बहुत बढ़िया। मैं हूं अरुण कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का ज्ञान विद अरुण यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से समझेंगे हर एक उस बात को जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है लेखपाल भर्ती परीक्षा के उद्देश्य से। बच्चे, आप इन क्वेश्चंस को रिटर्न फॉर्म में भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब इनका पीडीएफ भी ले सकते हैं, लेकिन लेंगे कहाँ से उसका मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, हर एक बात को बहुत अच्छे से समझिएगा। वीडियो के लास्ट में आपको पता चल जाएगा कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलने वाला है। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है, डॉक्टर वी आर अम्बेडकर को भारत रत्न कब दिया गया था? दोस्तों, भारत रत्न कब दिया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या वी आर अम्बेडकर को? आप सभी जानते हैं बी आर अम्बेडकर कौन है। ये संविधान निर्माता हैं और भारत के पहले कानून मंत्री हैं। क्या है? संविधान निर्माता हैं और भारत के पहले कानून मंत्री हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इनको भारत रत्न, जो कि भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये कब दिया गया था? तो मेरे बच्चे याद रखेंगे 1990 में ये इनको दिया गया था। ठीक है, 1990 में इनको दिया गया था। लेकिन एक बात याद रखें, इनको मरणों उपरांत दिया गया था, मतलब इनकी मृत्यु के बाद दिया गया था। मरणों उपरांत, ठीक है, मरणों उपरांत दिया गया था। ये बात आपको याद रखनी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया है, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना किससे संबंधित है? बेटा, हम 500 प्रश्न लेकर चल रहे हैं आपके लिए और इन 500 प्रश्न में से 25 प्रश्न आज करा देंगे। इसका मतलब जैसे कि लेखपाल भर्ती परीक्षा में 25 ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, उन्हीं 25 क्वेश्चंस के एक प्रारूप के रूप में आपके सामने मैंने पेश किए हैं, बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश की है। और साथ ही ध्यान रखेंगे कि इनमें ग्रामीण परिवेश से संबंधित योजनाएं तो होंगी ही होंगी, यानी कि ग्रामीण परिवेश का सिलेबस तो रहेगा ही रहेगा, और साथ में इसके अंदर यूपी के जीके भी रहेगा। ठीक है, यूपी का जीके भी रहेगा, ग्रामीण परिवेश प्लस यूपी जीके। ये बात आप ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश की वैकेंसी है ना, उत्तर प्रदेश राज्य के से संबंधित है ना, तो इसलिए यूपी का जीके होना भी ज़रूरी है, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में ही यूपी का जीके पूछा जाता है, ऐसे आप जानते भी हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री वय वंदन योजना किससे संबंधित है? तो मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, ये संबंधित है वरिष्ठ नागरिकों से। किससे? वरिष्ठ नागरिकों से, यानी कि सीनियर सिटीजन से। सीनियर सिटीजन का मतलब वो होता है जिनकी एज क्या हो चुकी है? 65 वर्ष प्लस हो चुकी है, 65 ईयर प्लस हो चुकी है, 65 प्लस, 65 नहीं 60 प्लस, यानी कि 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है। ठीक है, सीनियर सिटीजन। सीनियर सिटीजन कौन होते हैं? वरिष्ठ नागरिक कौन होते हैं? जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनके लिए प्रधानमंत्री वय वंदन योजना चलाई गई। अब बच्चे ध्यान रखें कि प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत क्या होगा, इन लोगों को पेंशन के रूप में कुछ रुपए दिए जाएंगे, ताकि इनको वृद्ध अवस्था में जीवन यापन करने में क्या हो जाए? आसानी हो जाए। बात समझ में आ गई? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 4, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? बेटा, जीएसटी का मतलब तो सभी जानते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज
विशिष्ट टैक्स, इसका मतलब तो जानते ही हैं आप, है ना। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स किसका, जीएसटी का फुल फॉर्म है। अब इस काउंसिल यानी कि जीएसटी की जो परिषद है, ध्यान रखें जीएसटी की जो परिषद है उसकी अध्यक्षता कौन करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। भारत के राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर जानते भी हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। या फिर मैं ये कहूँ कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता रहेगा तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के आंसर को करते चलेंगे ताकि आपकी मेमोरी भी क्या रह जाए, शार्प हो जाए। बात समझ आ गई। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, भारत के वित्त मंत्री। जो भारत के वित्त मंत्री होते हैं वही जीएसटी काउंसिल के या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, उसी की अध्यक्षता करते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताइएगा। बच्चे ध्यान रखेंगे कि भारत के वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में है निर्मला सीतारमण। कौन है बच्चे, वर्तमान में निर्मला सीतारमण एक महिला हैं जो कि भारत की इस समय फाइनेंस मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमण। ये बात आप सभी जानते हैं बेहतर तरीके से। अगले प्रश्न में पूछा है कि भारत में केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री कौन है। तो भारत में केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो बच्चे ध्यान रखेंगे भारत में अभी वर्तमान में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार भारत में क्या है, केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री हैं। अभी कुछ नए मंत्री परिषद बनाई गई हैं जिसमें डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को क्या दिया गया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री का प्रभार दिया गया है। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में शैक्षणिक क्षेत्र के सभी पहलुओं की जांच करने हेतु किस आयोग का गठन किया गया। बेटा पूछा जा रहा है कि शैक्षणिक क्षेत्र यानी कि जो एजुकेशनल फील्ड हैं उनके लिए किस आयोग का गठन किया गया था, सभी के सभी पहलुओं की जांच करने के लिए, सभी के सभी टर्म्स की जांच करने के लिए। तो ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, कोठारी आयोग। क्या हो जाएगा बच्चे, कोठारी आयोग इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मैं आपको बता दूं कि 1964 में, ध्यान रखेंगे 1964 में डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, क्या नाम है, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इनका नाम है। इनकी अध्यक्षता में इस आयोग का गठन किया गया था। जिसने क्या काम किया, बेटा ध्यान रखेंगे जिसने क्या काम किया, तो काम इसने किया था भारत के अंदर शैक्षणिक क्षमताएं बढ़ाई थी, या फिर हम ये कह सकते हैं कि शिक्षा के फील्ड में, शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आकार भारत को दिया था। ठीक है, नया आकार भारत को दिया था। कह सकते हैं कि शिक्षा को सुधारने की दृष्टि से कोठारी आयोग का गठन किया गया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। तो शैक्षणिक क्षेत्र का विकास, इसको हम ये कह सकते हैं ना, शैक्षणिक क्षेत्र का विकास इस आयोग के द्वारा किया जाना था, इसलिए इस आयोग का गठन किया गया था। कब किया गया था अगर पूछ ले जाए तो 1964 में किया गया था। इतनी बात आपको याद रहनी चाहिए। बेटा आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। क्या करना है बच्चे, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और बेहतर तरीके से आप ये भी जानते हैं, आपका कर्तव्य होना चाहिए कि चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो ये आप अपने साथ गलत कर रहे होंगे। ठीक है, मतलब अगर आप शेयर करेंगे तो आप पुण्य कमाएंगे, ऐसे समझ लो। ठीक है, पुण्य कमाना तो अच्छी बात होती है ना, पुण्य कमाओ, इस गरीब के चैनल को थोड़ा सा ग्रो कराने में मदद करो, अपना अपना हाथ बटाओ। तो फटाफट से इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के साथ या जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उनके लिए। ठीक, लेखपाल से संबंधित ऐसा वीडियो शायद ही आपको कहीं मिल पाए, इसके लिए या उतनी मेहनत करके मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, समझाने की हर एक पॉइंट आपको कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आपसे कहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से महिला सशक्तिकरण का सही अर्थ का विकल्प कौन सा है, या कौन सा विकल्प ऐसा है जो महिला सशक्तिकरण के बारे में सही अर्थ देता है। देखो ऑप्शन नंबर ए में कहा है महिलाओं के आध्यात्मिक शक्ति में वृद्धि करना। क्या महिला सशक्तिकरण का ये टर्म हो सकता है,
तो बिल्कुल हो सकता है। आगे देखो, महिलाओं का राजनीतिक शक्ति में वृद्धि करना, क्या ये टर्म हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। आगे देखेंगे, सामाजिक व आर्थिक शक्ति में वृद्धि करना, ये भी टर्म हो सकता है। किसके लिए? महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। बात समझ आ गई? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे? उपयुक्त सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण के लिए उपयुक्त सभी यानी कि सारे के जितने बिंदु दे रखे हैं वो सारे के सारे बिंदु आवश्यक होते हैं महिला के लिए एम्पावरमेंट बनाने के लिए। बात समझ में आ रही है ना? महिला को सशक्त करना है, एक पावरफुल उनको बनाना है, तो उनके अंदर आध्यात्मिक शक्ति भी होनी चाहिए, राजनीतिक शक्तियाँ भी होनी चाहिए, आर्थिक व सामाजिक शक्ति में भी क्या करना चाहिए? उनकी वृद्धि करना चाहिए। मतलब उनको हर स्टेज पर आगे हमें बढ़ाना होगा, ये बात यहाँ पर की जा रही है। बात समझ में आ गई बच्चे? चलिए, प्रश्न नंबर 8 में आपसे कहा है कि मंडल आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? बेटा, मंडल आयोग की अध्यक्षता की बात की है तो ये किसने की है? विंदेश्वरी राज ने की है। हालांकि अगर इनका पूरा नाम देखें तो इनका पूरा नाम है विंदेश्वरी। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट आयोग है, ये ध्यान रखना, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आयोग है। बार बार एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, पूछता है और पूछ सकता है आगे भी। ठीक है, तो विंदेश्वरी प्रसाद मंडल इनका पूरा नाम है और इन्होंने ही इसकी क्या की है? अध्यक्षता की है। मंडल आयोग की गठन की बात करें तो 1979 यानी कि 1979 में किया गया था। 79 बोलेंगे ना? हाँ ठीक है, 79 ही बोलेंगे। 1979 में किया गया था। इन्होंने क्या किया था? मंडल आयोग ने क्या किया था? तो दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था मंडल आयोग ने। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग, बात समझ आ गई कि नहीं आ गई? दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया गया था मंडल आयोग के द्वारा, जिसकी अध्यक्षता की है विंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग राष्ट्रपति की स्वीकृति से बना था। तो आप यहाँ पर यह भी याद रखेंगे कि 1979 में राष्ट्रपति कौन हुआ करते थे? 1979 में राष्ट्रपति हुआ करते थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे बच्चे? नीलम संजीव रेड्डी। ये बात आप बेहतर तरीके से जानते भी होंगे, समझते भी होंगे। ठीक है, चलिए मेरे बच्चे, अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इनमें से क्या एक आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा नहीं है? इनमें से कौन सी ऐसी है जो कि आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा नहीं है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए, हो गया वेट, मैं कुछ देख रहा था। हो गया, ठीक है। तो प्रश्न पूछा है कि कौन है, मतलब आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा नहीं है पूछा है। ठीक, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों का टीकाकरण, क्या ये सुविधा आंगनवाड़ी में उपलब्ध कराई जाती है? जी हाँ मेरे बच्चे, बिल्कुल कराई जाती है। ये सुविधा आंगनवाड़ी में बिल्कुल उपलब्ध कराई जाती है। दूसरा यहाँ पर पूछा है, मतलब दूसरा ऑप्शन यहाँ पर दिया है, मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ। दूसरा ऑप्शन दिया है 15 से 43 वर्ष की आयु के वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पोषण, महिलाओं एवं पुरुषों के लिए पोषण, क्या ये इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है? तो मेरे बच्चे एक सेकंड का टाइम दें, मैं अपने आप को क्या कर देता हूँ? हाइड कर देता हूँ। चलिए अब देखें आप, तो तीसरा ऑप्शन आपसे पूछा है नए जन्मे शिशु की देखभाल, क्या ये आंगनवाड़ी का केंद्र का काम होता है? गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल, यानी कि उनकी डिलीवरी से पहले, प्रसव का मतलब होता है डिलीवरी से पहले देखभाल करना, क्या ये आंगनवाड़ी केंद्र में उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधा है? बिल्कुल है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बच्चे? देखो 20 ऑप्शन नंबर बी में बड़ा ही इंपॉर्टेंट तरीके से देखें, 45 से 43, 15 से 43, वैसे ये हालांकि 45 ही लिखा हुआ है। ठीक है, 15 से 45 वर्ष की आयु के वर्ग के पुरुषों एवं महिलाओं के लिए पोषण। तो यहाँ पर पुरुषों का कोई काम नहीं होगा, पुरुषों का कोई काम नहीं होगा। आंगनवाड़ी किसके लिए होता है? केवल महिला के लिए, यानी कि महिलाओं के लिए, और साथ ही किसके लिए होता है मेरे बच्चे? ध्यान रखेंगे, महिलाओं के लिए और किसके लिए? बच्चों के लिए होता है। ठीक है, आंगनवाड़ी केंद्र किसके लिए होता है? महिलाओं और बच्चों के लिए होता है। एक सेकंड, ये पता नहीं क्यों मिट जा रहा था। चलिए अब ठीक है,
बच्चों के लिए, महिलाओं व बच्चों के लिए होता है आंगनवाड़ी केंद्र, पुरुषों का कोई काम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए मेरे बच्चे आगे प्रश्न को देख लेते हैं, ठीक है, आगे प्रश्न को देख लेते हैं और हम जादू मंदिर छू आ जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। बहुत ही प्यार से आप समझते चल रहे होंगे हर एक बात को, हर एक महत्व को, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ही तो है। प्रश्न 10 में कहा है कि अनुसूचित जातियों के संदर्भ में कौन सी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं? तो कौन सी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं? क्या शिक्षा सुविधाएं हैं? बिल्कुल हैं। विधानमंडल एवं पंचायतों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाता है किसको? अनुसूचित जातियों को बिल्कुल दिया जाता है। पंचायत अस्पृश्यता अधिनियम 1955 बनाया गया था क्या कोई? हाँ बिल्कुल बनाया गया था, 1955 बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अनुसूचित जातियां यानी कि शेड्यूल कास्ट, एससी के संदर्भ में बात चल रही है, शेड्यूल कास्ट के संदर्भ में बात चल रही है। बच्चे क्या आप जानते हैं उत्तर प्रदेश पूरे भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट की संख्या कितनी है? तो बेटा ध्यान रखेंगे, एससी की संख्या आपसे अगर पूछ ली जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ध्यान रखेंगे 20.13 करोड़। कितनी? 20.13 करोड़ एससी हैं पूरे भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार। अब बढ़ भी चुके होंगे। इसके बाद देखें एसटी की बात करें तो एसटी की संख्या कितनी है भारत के अंदर? तो 10.48 करोड़। कितना? 10.48 करोड़ एससी एसटी हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं भारत के अंदर। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? और 2011 के अनुसार अगर देखा जाए तो सभी की जनसंख्या कितनी है? 121 करोड़। कितनी? 121 करोड़ है सभी की जनसंख्या, मतलब सभी की, पूरे भारत में कितनी जनसंख्या? 121 करोड़ 2011 के अनुसार। अब तो बढ़ के 135, 131, 137 कुछ हो चुकी है, 137 के आसपास अभी है वर्तमान में, है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 11, वर्ष 2021 में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? देखो करंट अफेयर से कनेक्टेड क्वेश्चन है, लेकिन ये भी ज़रूरी हो जाता है आपके परीक्षा के उद्देश्य से। तो इसकी थीम क्या थी बेटा? डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। इसकी थीम क्या थी? डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन। थीम का मतलब होता है जिस विषय वस्तु पर हमें बात करनी है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, अगर आपसे मैं पूछने लग जाऊं कि बताइए कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, तो आप ध्यान रखेंगे प्रति वर्ष 11 अक्टूबर को। कितनी? 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? समानता, किसमें समानता? लिंग समानता के लिए मनाया जाता है ना। लिंग समानता के लिए मनाया जाता है, कोई भी भेदभाव ना रहे स्त्री पुरुष में, उसके लिए मनाया जाता है। बालक बालिका में कोई भी भेदभाव ना रहे। तो डिजिटल जनरेशन अवर जनरेशन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? सही हो जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 12, विश्व विकलांगता दिवस कब मनाया जाता है? एक दिवस आपसे पूछा गया, बिल्कुल डेफिनेटली पूछा जाएगा सर। तो ध्यान रखेंगे विश्व विकलांगता दिवस प्रति वर्ष 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब? 3 दिसंबर को मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था सर? तो ध्यान रखेंगे बेटा पहली बार मनाया गया था 1992 में, 1992 में, ठीक है। पहली बार 1992 में मनाया गया था और तब से प्रति वर्ष हर बार विश्व विकलांगता दिवस मनाया जाता है। विश्व विकलांगता दिवस विश्व के द्वारा, ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशंस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इतनी बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। यहाँ लिख देते हैं यूनाइटेड नेशन, वो ऊपर जो लिखा गया है वो अगले पेज पर या पिछले पेज पर रह जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 13, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, प्रवर्तन निदेशालय। बेटा क्राइम का मतलब क्या होता है? अपराध होता है ना। अपराध होता है क्राइम का मतलब। तो क्राइम से संबंधित बात है तो इसकी रिपोर्ट तो अपराध से संबंधित ही कोई आयोग करेगा, जाहिर सी बात है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। शॉर्ट फॉर्म क्या कहेंगे? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, यानी कि एनसीआरबी। क्या कहेंगे इसको? एनसीआरबी कहेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई? फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो अगर समझ में आ गई है तो। ओम फो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, अच्छा एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि एनसीआरबी ने रिपोर्ट में बताया था कि लॉकडाउन के समय में महिला और बच्चों पर शोषण होने की संख्या बहुत कम हो गई थी। यानी कि जो क्राइम था, शोषण नहीं क्राइम, अपराध जो है महिलाओं बच्चों के साथ बहुत कम हो चुका था लॉकडाउन के समय में। ठीक है। प्रश्न 14 में कहा है कि सिल्वर अर्थव्यवस्था किससे संबंधित है? बेटा ध्यान रखेंगे, सिल्वर अर्थव्यवस्था संबंधित है बुजुर्ग या वरिष्ठ नागरिकों से। ठीक है। तो ये भी कोविड-19 के समय, यानी कि जिस समय कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था पूरे विश्व में, तो उसी समय भारत के अनुसार देखा जाए तो जो वरिष्ठ नागरिक हैं इनकी बड़ी चिंता होने लगी थी। इनका जो इकोसिस्टम है उसको बड़ा सेफ रखने का सोचा जा रहा था। इनका आप जानते हैं इनकी इम्यूनिटी, यानी कि जो वरिष्ठ नागरिक हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं, कमज़ोर लोग का मतलब है वृद्ध लोग। ठीक है। तो इनकी इम्यूनिटी भी क्या थी, बहुत कम होती है ना इम्यूनिटी, इनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है। तो इसकी वजह से बड़ी चिंता लगने लग गई थी कि भाई अगर बुजुर्गों में फैल गया या बुजुर्गों में किसी को हो जाएगा तो बहुत जल्दी वो निपट जाएंगे, मतलब उनका एक्सपायरी हो जाएगी बहुत जल्दी। तो वरिष्ठ नागरिकों को भारत की सिल्वर अर्थव्यवस्था माना जाता है, आप ध्यान रखेंगे। और ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन जा रहा है, मैं बता चुका हूँ, क्योंकि अभी कोरोना वायरस गुजरा है और बड़ी चिंता सी सताने लग गई थी किसकी, भारत के वरिष्ठ नागरिकों की। बात समझ में आ गई मेरे बच्चे? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। ये क्या है, एक एक स्टेटमेंट है। तो ये स्टेटमेंट किसका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट किसका है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के, क्या है स्टेटमेंट, महिलाओं की स्थिति देखकर आप किसी राष्ट्र में महिलाओं की स्थिति देखकर उस राष्ट्र के हालात बता सकते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट है। तो दिया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। बेहतर तरीके से जानते हैं, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट पीएम कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही तो हैं। प्रथम प्रधानमंत्री कौन है बेटे, तो ध्यान रखेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू ही तो हैं। चलिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक किस विभाग के मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो ये किस विभाग के अंडर में आता है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। जी हाँ मेरे बच्चे, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के तहत आता है। देखो ध्यान रखना इस बात को, मातृत्व लाभ संशोधन विधेयक, पहली बात तो ये समझो कि मातृत्व लाभ क्या है। जब महिला क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, क्या होती है, प्रेग्नेंट होती है, यानी कि वो कौन सी महिला, कामकाजी महिला, मतलब जो कहीं पर जॉब कर रही है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। तो अगर कोई महिला जॉब कर रही है और वो प्रेग्नेंट है वर्तमान में, तो उसको क्या दी जाएंगी, मैटरनिटी लीव दी जाएंगी, मातृत्व लाभ दिया जाएगा और उसी के तहत छुट्टियां दी जाएंगी काम से, है ना। तो ये जो हमारा WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और भी जो हमारे हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और भी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब का ये मानना है कि महिलाओं को क्या होना चाहिए, उन दिनों में छुट्टियां मिल जानी चाहिए, लीव्स मिल जानी चाहिए। और कितने दिन की, तो ध्यान रखेंगे आप लोग, 26 सप्ताह की, कितने, 26 हफ्ते की क्या होनी चाहिए, लीव मिल जानी चाहिए। लेकिन कब तक, अगर कोई महिला 2 बच्चे करती है तब, 2 से ज़्यादा बच्चे वो करती है तो उसको केवल और केवल 12 हफ्ते की लीव दी जाएगी। ठीक है। तो 2 बच्चे होने पर, 2 बच्चे करने पर 2 बच्चे करने पर आपको 26 हफ्ते की लीव दी जाएगी। मातृत्व लाभ संशोधन यही, मातृत्व लाभ विधेयक यही है, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। तो भारत के अंदर भी ये लागू है। तो किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा, क्योंकि इसमें रोजगार की भी बात चली, श्रम की भी बात चली। ठीक है। ये मत सोचने लग जाना कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ना, कतई ना। अगला प्रश्न, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम किस आयु की सीमा के लोगों के लिए मान्य है? देखो सीनियर सिटीजन, मैंने अभी बताया सीनियर सिटीजन कौन होते हैं, 60 वर्ष से अधिक के लोग सीनियर सिटीजन के तहत आते हैं। किसमें, सीनियर सिटीजन के तहत आते हैं 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग, है ना। बात समझ आ गई। तो उनके लिए सेविंग स्कीम एक योजना है, वो किन के लिए है, तो ध्यान रखें 60 वर्ष से अधिक लोगों के लिए, बात खत्म हो जा रही है।
अब इसमें होता है कि इसमें भी एक पेंशन अकाउंट खोला जाएगा। उस पेंशन अकाउंट में कुछ रुपया पैसा धन राशि जमा की जाएगी जो कि इन लोगों को मिल जाएगी। सेविंग स्कीम है ना। तो कब मिलेगी? 60 वर्ष से अधिक होने के बाद मिलेगी। और ध्यान रखना ये अकाउंट मैच्योर कब तक होता है? तो अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि इसका जो अकाउंट है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का जो अकाउंट है वो मैच्योर कितने समय में हो जाता है, तो ध्यान रखेंगे 5 साल में वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, मैच्योर का मतलब यहाँ पर यह है कि आप 5 साल पहले 60 वर्ष के होने वाले उससे 5 साल पहले भी अगर सेविंग करना शुरू कर देंगे तो वो मैच्योर हो जाएगा। जब तक आप 60 वर्ष के होंगे उसके बाद पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि आप 60 वर्ष के होने के लिए आपके पास 2 या 3 साल हैं और आपने अब शुरू किया है तो अब 5 साल बाद ही आप पैसा निकालेंगे। मतलब मान के चलो, एग्जाम्पल दे लेते हैं, अगर कोई व्यक्ति 58 ईयर का हो चुका है, 60 होने के लिए कितने साल बाकी? 2 साल बाकी हैं। तो 58 ईयर होने के बाद अगर वो सेविंग शुरू करता है इसकी स्कीम में, तो उसको अभी 5 साल तक तो सेविंग करनी ही पड़ेगी। ठीक है, 5 साल तक सेविंग भी नहीं करेगा तो 5 साल तक के बाद ही जो उसने 60 तक होते होते सेविंग की है 5 साल के बाद ही उस सेविंग को वो विड्रॉ कर सकता है। इसलिए 5 साल मैच्योर होने में लगता है, वो बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, अगले प्रश्न में कहा है कि निशक्त जन अधिनियम कब लागू हुआ? बेटा निशक्त जन अधिनियम लागू होने की बात चल रही है तो पहले ये समझ लो कि ये पारित कब हुआ। ध्यान रखेंगे 1995 में पारित हुआ था निशक्त जन अधिनियम। सर ये निशक्त जन अधिनियम है क्या? इसको लोकसभा के द्वारा लाया गया था। पहले तो ये समझें आप लोग, लोकसभा के द्वारा लाया गया था जो कि भारत का निम्न सदन कहलाता है ना। दूसरी बात ध्यान रखेंगे कि इसमें समान अवसर अधिकारों का संरक्षण, क्या समान अवसर अधिकारों का संरक्षण, ये 2 मुद्दे यहाँ पर लिए गए हैं। समान अवसर अधिकारों का संरक्षण, अधिकारों का संरक्षण, ये 2 मुद्दे यहाँ पर लिए गए हैं और इसी को कहा गया है निशक्त जन। सभी के समान अवसर होना चाहिए सभी के लिए, और सभी के अधिकारों का क्या होना चाहिए? संरक्षण होना चाहिए। और इसमें पूर्ण सहभागिता की भी बात कही गई है। ठीक है, पूर्ण सहभागिता, सबकी क्या होनी चाहिए? सहभागिता समान होनी चाहिए, पूरी तरीके से होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि छोटी मोटी सहभागिता कर ली किसी भी काम में, एक व्यक्ति को छोड़ दिया एक को नहीं छोड़ा। मतलब एक से तो क्या कर, एक को तो क्या दे दिए? राइट्स दे दिए, अधिकार दे दिए, दूसरे को नहीं दिए। तो वह ऐसा नहीं होना चाहिए, समान अवसर, सबको बिल्कुल बराबर अपॉर्चुनिटी। तो इसको कहा निशक्त जन अधिनियम। ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि डिटेल में जाने का फायदा भी नहीं, बस इतना ध्यान रखें। जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेंडिचर हो जाएंगी, इसलिए नहीं, है ना। एक्सपेंडिचर मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, खर्चीली चीज़ हो जाएंगी, ये ऐसे समझ के चलो। हाँ, 1995 में अधिनियम पारित किया गया था। और ये लागू कब हुआ है? तो बच्चे याद रखेंगे, लागू हुआ है 1996 में, 1996 में। बात समझ आ गई? बहुत ही सही। अगले प्रश्न में आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष हैं बेटा श्रीमती विमला बाथम। ध्यान रखेंगे इनका नाम, ये प्रश्न आपसे डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है कि बताइए कौन है राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष? तो अध्यक्ष हैं श्रीमती विमला बाथम। बात समझ आ गई? चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगले प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है? किस राज्य सरकार ने अपने बजट में समर्थ योजना की घोषणा की? अब बेटा ये समर्थ योजना क्या होती है, इस बात को समझते हैं। अच्छा, किसने की है वो समझ लो, वो देख लो। तो ये किसने की है बेटा? उत्तर प्रदेश ने की है। उत्तर प्रदेश में किसने? योगी सरकार ने। योगी आदित्यनाथ सरकार रही ना अभी तक, है ना। आगे को देखो क्या होता है। तो योगी आदित्यनाथ सरकार ने क्या किया है? अपने बजट में समर्थ योजना पेश की है। समर्थ योजना है किसके लिए वो और समझ लें आप लोग। तो समर्थ योजना है महिलाओं के लिए। किसके लिए है मेरे बच्चे? महिलाओं के लिए है समर्थ योजना। बात समझ में आ गई आप लोगों को? बहुत अच्छी बात है, महिलाओं के लिए है समर्थ योजना। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और इसमें मतलब महिलाओं के लिए काम किया दिया जाएगा। तो आत्मनिर्भर बनने की इसमें बात की जा रही है कि महिलाएं क्या हो जाएं? आत्मनिर्भर बन जाएं। और इस योजना के लिए वित्त तरीके से या वित्त रूप से 2000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। किसने? गवर्नमेंट ने, यूपी की गवर्नमेंट ने, ठीक है। आत्मनिर्भर ये कैसे मिट जाता है? चलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2000 करोड़ रुपए बजट में इसमें पेश किए गए हैं, ठीक है, समर्थ योजना के तहत। बात समझ आ गई? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है?
ठीक है, अगला प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, 21वां आ गया, पिछला कौन सा था, 20वां ही था ना, हाँ ठीक है। अगले प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय विभाजन के दोषी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है। तो भारतीय विभाजन के दोषी, दोषी मतलब जानते हैं, यानी कि कह सकते हो आप, दोषी का मतलब क्या होता है कि उसके लिए जिम्मेदार, रेस्पॉन्सिबल, और किसके लिए, भारतीय विभाजन के लिए। ठीक है, तो भारतीय विभाजन के दोषी की बात चल रही है। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, भारतीय विभाजन के दोषी। तो ध्यान रखेंगे ये लिखी गई है राम मनोहर लोहिया के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई है बच्चे, राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। अगर इंग्लिश में कहें इस पुस्तक का नाम तो क्या हो जाता है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियंस पार्टीशन। गिल्टी 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 मैन ऑफ इंडियन पार्टीशन, इंडियाज पार्टीशन, इंडिया नहीं, इंडियाज पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब तो समझ गए ना, विभाजन, है ना। इंडियाज पार्टीशन ये पुस्तक है जो राम मनोहर लोहिया के द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितनी महिला सदस्य हैं। जो हमारे पास सेंट्रल मंत्रिमंडल है उसमें कितनी महिला सदस्य हैं, तो बेटा ध्यान रखेंगे 9 महिला सदस्य हैं। एक आपकी निर्मला सीतारमण जो कि भारत की क्या हैं, वित्त मंत्री हैं। दूसरी आप ध्यान रखते हैं मतलब रखेंगे, कौन है, इरीना, क्या नाम है, ईरानी, स्मृति ईरानी, ईरानी साहब। ठीक है, स्मृति ईरानी। दूसरी कौन है, स्मृति ईरानी, है ना। तो ये 2 महिला तो हैं ही हैं, ऐसे ही करके कितनी, टोटल 9 महिला, तो 2 ये प्लस 7 अन्य, 7 और हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, तो 9 महिलाएं हैं इस समय। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। भैया राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल जो है वो कहाँ है, तो यह है गौतम बुद्ध नगर। कहाँ पर, गौतम बुद्ध नगर, जीवी नगर इसको कह सकते हैं। और ये जीवी नगर कहाँ, नोएडा में। ठीक है, नोएडा में। ठीक है, नोएडा में। जीवी नगर कहाँ, नोएडा में। नोएडा का जो क्षेत्र है उसमें आता है गौतम बुद्ध नगर, जहाँ पर राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल बना हुआ है। बात याद रखेंगे, ध्यान रखें कि ये बनवाया किसने था, तो सुश्री मायावती, जो कि उत्तर प्रदेश की क्या थी, महिला मुख्यमंत्री, है ना। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री मायावती ने बनवाया था क्या, राष्ट्रीय दलित प्रेरणा स्थल। बात समझ में आ गई। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत कब हुई। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हुई है मेरे बच्चे 20 जून 2020 को। ठीक है, 20 जून 2020 को। कौन मुझे बताएगा कि कितने नंबर की कितने नंबर की मुख्यमंत्री रही हैं सुश्री मायावती जिस समय बनवाया था। ठीक है, कमेंट बॉक्स में छाप दो फटाफट से। तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत हुई है 20 जून 2020 को। बेटा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। बराबर में बेल आइकन का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है, तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान ध्यान रखेंगे 20 जून 2020 इसकी डेट है। और ये भी याद रखेंगे कि इसके तहत हुआ क्या है, ये ध्यान रखें कि इसके तहत हुआ क्या है। तो भैया 50,000 करोड़ वित्त पोषण इसमें दिया गया है, जिससे ग्रामीण जो गरीब लोग हैं उनके लिए क्या किया जा सके, रोजगार के साधन उपलब्ध किए जा सकें। 50,000 करोड़, है ना, 50,000 करोड़ पूरे भारत की है ये क्या, गरीब कल्याण रोजगार अभियान पूरे भारत के लिए 20 जून 2020। तो ग्रामीण लोगों को 50,000 करोड़ रुपए की कह सकते हैं आप कि एक वित्त पोषण दिया गया है ताकि ग्रामीण जो बेरोजगार लोग हैं, ग्रामीण जो गरीब लोग हैं, उनका क्या हो सके, कल्याण हो सके। समझ गए। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस राज्य ने हाल ही में महिला एवं किशोरी सम्मान योजना 2021 प्रारंभ की है। तो किस राज्य ने की है बेटा, तो ध्यान रखेंगे हरियाणा ने की है। किसने, HR ने की है, हरियाणा ने। HR नंबर है ना, HR नंबर। चलिए हरियाणा ने की है महिला एवं किशोरी सम्मान योजना प्रारंभ। अच्छा ये योजना है क्या, तो आप जानते हैं, पहले तो ये समझिए किन महिला एवं स्त्रियों के लिए हैं। तो ये 10 से 45 वर्ष की महिलाओं के लिए हैं। ठीक है, ईयर की एज वाली महिलाओं के लिए है।
इसके तहत क्या किया जाएगा, इसके तहत किया जाना है कि जो मेंटली साइकिल होता है, जानते हो ना मेंटली साइकिल, जो मासिक धर्म होता है एक महिला को 1 महीने में 1 बार, तो उसमें मेंटली साइकिल से होने वाली बीमारियों के बचाव के लिए सैनिटरी पैड जिसके ऊपर अक्षय कुमार ने मूवी भी बनाई है पैडमैन, है ना। तो सैनिटरी पैड उपलब्ध कराएगी हरियाणा सरकार बिल्कुल मुफ्त। 1 महीने में 6 सैनिटरी पैड, कितने, 6 सैनिटरी पैड, इस बात को आप ध्यान रखिए, ठीक है, सैनिटरी पैड, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। चलिए मेरे बच्चे, 25 प्रश्न आपके कंप्लीट हो चुके हैं। कल के दिन यानी कि नेक्स्ट वीडियो में सेट नंबर 2 हम लगा रहे होंगे और सेट नंबर 2 के ही इस अंदर हम 25 प्रश्न और देख रहे होंगे। टोटल 500 प्रश्न लेके चलेंगे, मतलब कितने आपके सेट हो जाएंगे, अगर 500 को आप 25 से देखें तो 20 सेट कम से कम मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से कराने वाला हूं। तो बिना किसी देरी के चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और फटाफट से बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो समझ में आया है, आपके लिए प्रॉफिटफुल हुआ है, आपने हर एक चीज़ को समझा है ध्यान से, तो इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है, लाइक तो करना ही करना है। और जाते जाते सुन लो कि पीडीएफ आपको कहाँ से मिलेगा, तो बेटा इसका पीडीएफ आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल से। और टेलीग्राम चैनल का लिंक कहाँ पर है सर, तो बेटा नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, और साथ ही साथ ध्यान रखें कि डिस्क्रिप्शन चैनल में भी है, और आप सर्च भी कर सकते हैं हमको, टेलीग्राम पर जाकर सर्च करेंगे ज्ञान विद अरुण, तो कौन मिल जाएंगे, हम मिल जाएंगे, ठीक है। क्या सर्च करेंगे, ज्ञान विद अरुण सर्च करेंगे तो हम मिल जाएंगे। बात समझ आ गई। चलिए मेरे बच्चे, मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं आप लोगों से, और सभी लोगों से उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग और इन वीडियो को शेयर भी करेंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।